गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू हो गई थी। फैराडे लॉ पढ़ लिया था, लेंज लॉ पढ़ रहे थे। लेंज लॉ ने इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन दी थी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दी थी, और हमने ये बताया था दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एनी इंड्यूस्ड करंट इज ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट इज सच दैट एज टू अपोज द काज ऑफ द इफेक्ट। मतलब इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, वही उसकी डायरेक्शन देता है। तो एक बार लेंज लॉ के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच एज टू अपोज द कॉज ऑफ द इफेक्ट। ठीक है, जो उसका कॉज था, उस इफेक्ट का जो कारण था, उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ था वो है। ठीक है, अगला पॉइंट। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि लेंज लॉ है ना, वो डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। हम ये भी बता देते हैं, लेंज लॉ फॉलो, और आप ये भी कह सकते हो is directly related to energy conservation। एनर्जी कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। वो कैसे भाई? देखिए ध्यान से, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं भाई। मैंने ये कहा कि लेंज लॉ ने क्या कहा था कि भाई वो डायरेक्शन देता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बार बार एक जिक्र कर रहा हूं, जैसे कि हम यहां पर हमारे पास क्या है, साउथ पोल है, यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल के साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। हम केवल और केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस यूं हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि बेटा हम यहां से देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम कहां से देख रहे हैं? इस कॉइल के लेफ्ट साइड से। जब हम देख रहे हैं तो इसकी जो करंट की डायरेक्शन यूं है ना, हमें कैसी नजर आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये फेस हमारा नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ। क्योंकि हमने क्या कहा था कि यहां से मैग्नेटिक लाइंस, जब मैं इसकी वेलोसिटी को इसके पास लेकर जाऊंगा तो ये क्या करेगा? इसको इंक्रीज करेगा। जैसे इंक्रीज करेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डायरेक्शन है, गैल्वेनोमीटर शो करेगा, और कैसी डायरेक्शन आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गया? यूं आएगी। ये हमारा बाहर वाला फेस है, ये अंदर वाला फेस है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज को शो करेगा। समझ आ गया? यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मान लीजिए मैं इसी डायग्राम को सेम एज इट इज बनाता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक कॉइल है, गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ी हुई है। गैल्वेनोमीटर तो डायरेक्शन देता है, क्योंकि आपको पता है गैल्वेनोमीटर बीच में जीरो होता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग रीडिंग देगा, दोनों तरफ रीडिंग देता है। हमने कहा कि यहां से मैग्नेटिक लाइंस की बात करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस हैं भाई। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब हमने इसकी वेलोसिटी को इधर बताया और हम यहीं से देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? आई। मतलब हमारा जो मेन है कि ये देखना होगा कि हम देख कहां से रहे हैं,
और वही उसकी पोलरिटी को शो करेगा। हम जब इसके लेफ्ट साइड से देख रहे हैं और ये वापस जा रहा है, तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का अपोज करेगा, अपोज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएगा, तो ये वाला नॉर्थ पोलर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, साउथ। कब करेगा, जब ये इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ साउथ पोल आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना बंद हो जाएगा, मतलब बंद होने की कोशिश करेगा, ट्राई टू डिक्रीज, समझ करेगा, मतलब उसका जो कारण है जो चेंज हो रहा है उसका अपोज करेगा। अपोज करेगा, यहाँ साउथ पोलरिटी आएगी तो आप क्या कहोगे, क्लॉकवाइज करंट, मतलब यहां से करंट ऊपर जाएगा और यहां से वापस आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट, क्लॉकवाइज करंट। मतलब हम क्या बता रहे हैं कि अगर हम बात करें, देखने पर डिपेंड होता है कि हम कहां से देख रहे हैं। अगर मान लीजिए आप यहां से देख रहे होते तो बेटा ये साउथ पोल है, और एक बात हमेशा याद रखना कि हम इनकी डायरेक्शन के लिए एक रूल और बताते हैं आपको, एक रूल पढ़ाया जाता है बेटा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लेंज लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लेंज लॉ। वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने हैं बेटा। हम लेंज लॉ अप्लाई करते हैं तो हम एक वर्ड याद करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर बता देता हूं, फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट, फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, वी कैन रिमेंबर, दो वर्ड रिमेंबर करते हैं। एक तो वर्ड होता है RIN, क्या होता है, RIN, और हम ये भी कर लेते हैं इनसाइड IN। ये तो क्रॉस का मतलब समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड को शो कर रहा है, समझ आ गया। व्हेन लूप लाइज ऑन प्लेन ऑफ पेपर। अब देखिए ये दोनों रूल आपको मैं याद करा देता हूं क्या है। फर्स्ट रूल क्या है बेटा, RIN। R का मतलब राइट, R का मतलब क्या है, राइट, समझ आ गया होगा। I का मतलब है इंक्रीजिंग, और N का मतलब है नॉर्थ, समझ गए होंगे। हमने ये जो तीन वर्ड बताए हैं, R स्टैंड्स फॉर राइट, I स्टैंड्स फॉर इंक्रीजिंग, N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, समझ आ गया होगा। इट मीन्स, याद रखना है, एक मैं डायग्राम बना देता हूं। मैंने कहा ये आपके पास एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, इसके अंदर जो करंट है ना वो इंक्रीजिंग करंट है। इसके राइट साइड में आपने एक लूप रखी हुई है प्लेन के अंदर, मैंने यहां लिखा है व्हेन लूप लाइज ऑन ए प्लेन, ठीक है। इस लूप के अंदर जो करंट होगा ना वो नॉर्थ पोलरिटी को शो करेगा, मींस ऐसे बन गया एन, इस तरह से एन को आप बनाइए और इसको यूं घुमा दीजिए ऐसे, तो यहां से ऐसे देखेंगे तो कौन सा, ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। अगर मान लीजिए यही साउथ में आ जाए, अगर ये साउथ में आ गई तो एन की जगह एस लिखना पड़ेगा, समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताना। यहां पर क्योंकि यहां देखेंगे करंट, देखेंगे इनसाइड है मेरे हिसाब से, अगर ध्यान से देखा जाए तो करंट क्या है, इनसाइड। देखो ध्यान से, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड। मैंने कहा इट मींस इफ ए लूप इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेट कैरिंग कंडक्टर, इफ loop is placed right side of current carrying conductor,
समझ आ गया। हम करंट कैरिंग कंडक्टर के राइट साइड में प्लेस कर देते हैं एंड फिर आई का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग। करंट इज इंक्रीजिंग और करंट कैसा है, इंक्रीजिंग है। समझ आ गया होगा। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है और वो उसके राइट साइड में रखी हुई है, देन इंड्यूस्ड करंट in the loop is anti-clockwise। समझ आ गया होगा। जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स सीइंग फेस शोज नॉर्थ पोलैरिटी। नॉर्थ पोलैरिटी को शो करेगा। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। North means anti-clockwise and south means ऐसे clockwise। समझ आ गया होगा। साउथ का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। एन का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां पर भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ पोलैरिटी शो हो रही है, उस फेस को देखने के बाद, जैसे कि मैंने क्या कहा कि ये यहां से मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज हो रही है, जैसे आप इसके पास जाओगे मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज नहीं होने देगा। नहीं होने देगा तो मतलब नॉर्थ है तो इधर भी कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ आएगी, तभी तो रिपेल करेगा। और अगर वो उसको इंक्रीज ही नहीं होने दे रहा है, यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी को शो कर रहा है और आप नॉर्थ फेस को देख रहे हैं, तो यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। देखो हमने लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज करंट। मैंने यहां से कहा कि यहां से आप देख रहे हैं, आप इसको दूर ले जा रहे हैं, तो ये इसको दूर भी नहीं जाने देगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देगा। ये उसका अपोज करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ कौन सी पोलैरिटी बनाएगा, साउथ। जैसे ही साउथ बनाएगा तो साउथ के लिए क्या बनाया मैंने, क्लॉकवाइज। तो यहां से देखिए मैंने लिखा हुआ है क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और दूसरा मैंने क्या लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से देखिए, अब देखिए ध्यान से। अब जो ये है इसका मतलब है परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये सब आप जानते हैं। हम बार बार क्रॉस लगा रहे हैं। क्रॉस लगाने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर इस प्लेन के इनसाइड जा रहा है। ठीक है। आई का मतलब क्या है, यहां पर फील्ड इज इंक्रीजिंग। यहां पर करंट नहीं है, फील्ड इज इंक्रीजिंग, या फिर आप ये भी कह सकते हो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। देन इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स नॉर्थ पोलैरिटी। जो लूप के अंदर है वो नॉर्थ पोलैरिटी से होगी, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं यहां पर ये कह रहा हूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही हम बना रहे थे। मैंने ये कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे यहां पर आपने लूप बनाई, अब इस लूप के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, क्रॉस हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है और हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। शायद आपको याद होगा, देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने वाला बनाया था, यहाँ क्या बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने वाला। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, अब फील्ड इज इंक्रीजिंग, आगे क्या कहा, नॉर्थ पोलैरिटी जो होगा, जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। हमारे पास जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने क्या कहा कि ये नॉर्थ फेस शो होगा, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं ना, तो यहां से नॉर्थ फेस शो हो जाएगा।
मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो हमारा दूसरा जो समझाने का मेथड क्या था? हमारा दूसरा समझाने का मेथड था कि जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा ना, वो इसके इंक्रीज होने का अपोज करेगा। इंक्रीज होने का अपोज करेगा तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ धकेलेगा, और बाहर की तरफ थंब हम ऊपर करेंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सारे मेथड है समझने के, आपके दिमाग में जो सा मेथड फिट होता है वो मेथड आप पढ़ लीजिए। काफी सारे मेथड्स हैं। अब इन्हीं का यूज करके कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं यहीं पर, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, लेंज लॉ का यूज भी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, मैं ये कह देता हूं कि आपके पास ये न्यूमेरिकल भी समझ लीजिए या कॉन्सेप्चुअल समझ लीजिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन समझ लीजिए। ये आपके पास एक लूप है, ठीक है, मैंने बोला फ्री लूप, ठीक है, ये करंट कैरिंग लूप है। अब ये फ्री है, हमने क्या किया, हमने नीचे, इसके नीचे, जस्ट नीचे एक मैग्नेट रख दिया। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और मैंने कह दिया ये फिक्स मैग्नेट है। ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अब की बार मैंने मैग्नेट को यहां रख दिया। क्लियर? मैंने कह दिया कि ये मैग्नेट अभी भी फिक्स्ड है, और जो ये लूप है ना वो यहां है। ये लूप है, ये फ्री है। क्लियर? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं भाई, क्लियर है? इसमें भी मैग्नेटिक लाइंस यूं जा रही हैं, ऐसे। दिखा दी भैया आपने मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये दोनों क्वेश्चंस आपने देख लिए। अब इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है? हमने इसको फ्री छोड़ा तो ये ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको भी फ्री छोड़ा, ये भी क्या जाएगा भाई? ग्रेविटी इफेक्ट से नीचे जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। हम कौन से फेज से देख रहे हैं? हम तो नीचे वाले फेज से देख रहे हैं। जब हम नीचे वाले फेज से देख रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं नीचे वाले फेज से देख रहा हूं तो मैंने क्या कहा भाई, अब नीचे की तरफ कौन सी पोलरिटी आनी चाहिए? नॉर्थ। और यहां क्या आनी चाहिए? साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज नहीं होने देगा। नहीं इंक्रीज होने देगा तो नीचे की तरफ कौन सी पोलरिटी आएगी? नॉर्थ। और यहां पर कौन सी पोलरिटी? नॉर्थ आ रही है, तो करंट कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो कैसा जाएगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो करंट यहां से जाएगा और यहां इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारे पास इंड्यूस्ड करंट हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? अब ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट है। अब इंड्यूस्ड करंट हो गया, ये नॉर्थ पोलरिटी हो गई, मीन्स इसका अपोज होगा। अपोज होगा तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा, देन एक्सेलरेशन ऑफ कॉइल, जो कॉइल का एक्सेलरेशन होगा ए, विच इज लेस देन ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि ये तो इसका अपोज करेगा, तो ग्रेविटी के अगर हम यहां कहेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, जो रेजिस्टेंस होगा। मेरी बात समझ गए? मतलब जो इसके एक्सेलरेशन का रेजिस्टेंस होगा वो ए आर हमने बता दिया, या ए आई से लिख दीजिए, ए आई। और ए इसका एक्सेलरेशन हो गया, ए इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ ए आई। समझ आ गया होगा? हम क्या कह देंगे? ए आई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, मीन्स ये इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? चेंज करेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह से ये फ्री है, ये नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज नहीं होने देगा और इस फेस पर क्या आ जाएगा, साउथ पोलरिटी, और इस फेस पर क्या आ जाएगी, नॉर्थ पोलरिटी। अगर यहाँ पर भी नॉर्थ पोलरिटी आएगी, इधर साउथ आएगी, तो हम तो कहाँ से देख रहे हैं, हम तो ऊपर से देख रहे हैं ना, मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगी तो इसका मतलब है करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ ऐसे जाएगा। ये क्या है, इंड्यूस्ड करंट। समझ आ गया। अब यहाँ साउथ पोलरिटी आएगी तो ये इसकी वेलोसिटी नीचे ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, अब वेलोसिटी को फिर दोबारा से डिक्रीज करेगा, इसका मतलब यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, लेस देन ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे ले जा रही है और इंड्यूस्ड करंट इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो ऊपर साउथ पोल आ रहा है, समझ आ गया ना। तो ये इसके फिर दोबारा एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से कम कर देगा और सेम वही प्रोसेस इसमें लगेगा। दोनों प्रोसेस के अंदर सेम प्रोसेस, सेम बात है कि अगर आप ऊपर फिक्स कर दो चाहे नीचे फिक्स कर दो मैग्नेट को और कॉइल को फ्री ड्रॉप कर दो, दोनों ही केस में उनकी जो एक्सेलरेशन जो है, कॉइल का जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन ग्रेविटी से लेस देन ग्रेविटी होगा। समझ आ गया। ये मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ आ गया कि नहीं। तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल कराया है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और करंट के बारे में पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं और एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे जिसमें हम n नंबर ऑफ टर्म्स की बात भी करेंगे। समझ आ गया भाई। तो चलो देखिए, और उसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। एनसीईआरटी के भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, अगर आप अभी करना चाहते हैं तो मैं अभी करा देता हूँ। कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सीधा। देखिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स अगर आप देखते हैं तो जैसे कि मान लीजिए एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल मेरे को याद है, ये कहता है कि आपके पास एक मैग्नेट है यहाँ, ठीक है, ये मैं बताता हूं नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इसी तरह एक मैग्नेट यहां है। अब ये कहता है कि ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, और इनके बीच में एक कॉइल रखी हुई है और उस कॉइल के दोनों एंड पर कैपेसिटर की 2 प्लेट लगा दी। ये कैपेसिटर है, ये प्लेट A, ये प्लेट B। क्लियर। अब ये कहा जाता है कि ये इसकी वेलोसिटी v टुवर्ड्स द कॉइल और इसकी वेलोसिटी v टुवर्ड्स द कॉइल, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अब क्या होगा, ये पूछता है क्वेश्चन के अंदर, आपने ये बताना है व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ द कैपेसिटर। व्हाट इज द, इसमें ये पूछा जाएगा पोलरिटी ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मतलब आपने ये बताना है कि कौन सी कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट होगी, कौन सी कैपेसिटर की प्लेट नेगेटिव होगी। ए और बी में आपने इस पॉइंट को बताना है। जब 2 मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रही है, देखिए बेटा यहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो 2 मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ, तो करंट के ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी। अब ये इसके पास आ रहा है तो ये पास नहीं आने देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। नॉर्थ पोलरिटी ये भी इसके पास आ रहा है तो इधर वाला फेस क्या होगा, साउथ। अगर मैं यहां से देखूं, ध्यान से देखना है, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो करंट की डायरेक्शन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। मींस यहां से ऐसे जाएगा करंट, और हमें पता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। करंट कहां से कहां पास होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मींस कैपेसिटर की ए प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और बी प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। हम क्या कहेंगे, when magnet moves in direction as shown in figure, which increase magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, देन लेफ्ट फेस of coil having north polarity
and current shown in anti-clockwise direction, ये लिखेंगे। करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा एंड करंट फ्लो फ्रॉम, करंट आपको पता है, फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हमें पता है कि हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। देन प्लेट ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, ए प्लेट पॉजिटिव रहेगी और बी प्लेट नेगेटिव रहेगी। समझ आ गया? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए मैं और करा देता हूं आपको, मैंने वैसे तो आपसे बता भी दिया था ये आपसे। देखिए बेटा, अब मान लीजिए ये कह दिया जाए कि कोई भी कॉइल है, या फिर मैं एक डायग्राम बना देता हूं। चलो देखिए, इसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बनाते हैं। ये भी एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने कहा ये भाई मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं मैं, क्योंकि ये इतना मैं इसलिए बना रहा हूं कि इसमें मैं काफी सारी कॉइल्स दिखाने वाला हूं। देखिए, ठीक है, मैंने क्या कहा कि एक कॉइल हमारे पास यहां से एंटर कर रही है। मैं सेम एज इट इज डायग्राम बनाऊंगा जिस तरह आपकी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, ए बी सी डी। एक आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा कि आप किसी भी एक सर्कुलर प्लेट है, यहां बना देता हूं, ठीक है, और ये एंट्री कर रही है यहाँ पर। एक यहां बना देता हूं, एक ट्रायंगुलर है लूप, सर्कुलर ट्रायंगुलर लूप इस तरह की है, ठीक है। इनके पॉइंट लिख सकते हो, ए, ये बी और ये सी। इसके भी लिख सकते हो ए बी सी। इसको आप बाहर ले जाओ, ठीक है। एक जरूरी नहीं है किसी शेप में हो, एक इस तरह की शेप में हमने बता दी, और इसको आप बाहर ले जा रहे हो, ठीक है। देखिए, इसके भी आप कोई भी 2-4 पॉइंट लगा दीजिए, ए बी सी डी। क्लियर? मैंने कहा ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम, ये तीसरा डायग्राम और ये फोर्थ डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, मतलब किसी प्लेन के अंदर आपने इनको रखा हुआ है, आपने केवल करंट की डायरेक्शन बतानी है। आपने ये बताना है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। अब आप एक बात बताइए, मैं एक ही बात यहां पर एक ही चीज का जिक्र करूंगा जो मैंने पीछे रूल पढ़ाए थे। यहां पर जो नॉर्थ साउथ के रूल पढ़ाए थे, या फिर मैंने अभी अभी एक रूल लिखा था RIN, इनके अंदर मैंने ये लिखा था, मतलब मैंने ये कहा था कि, या फिर ये वाला रूल लिखा था क्रॉस IN, मतलब फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो आप देखते ही समझ जाएंगे। अगर इसका उल्टा है तो वो भी आप बता सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहां पर क्रॉस 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 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फील्ड इनसाइड है। दूसरा, आप इसको अंदर की तरफ ले जा रहे हैं तो फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मेरी बात समझ गए होंगे, अगर यहां पर फील्ड इंक्रीज हुआ तो डायरेक्शन जिस फेस से आप देख रहे हो वो फेस पे क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। समझ आ गया हो? यहां पर कैसी डायरेक्शन आएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी।
इन डायग्राम फर्स्ट के लिए बता देते हैं, व्हेन phi increase और b increase inside the loop, then seeing phase shows north polarity and सीइंग फेस मतलब जो देखने वाला फेस है, जो दिख रहा है हमें, वो नॉर्थ पोलरिटी को शो करेगा। एंड आई इंड्यूस्ड इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आ गया होगा? ये किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सेकंड की बात करते हैं। बेटा ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में है और ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, तो इंक्रीज की बजाय क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, देन करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ए से सी, सी से बी, बी से ए, ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आ गया होगा? यहां पर हम क्या कहेंगे? बी डिक्रीज, देन आई इंड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आ गया होगा? अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे के अंदर अगर हम बात करें कि जो यहां पर हमारे पास जो सर्कुलर लूप है, कौन सी लूप है भाई? सर्कुलर लूप है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर? अगर इस थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड के अंदर क्या हुआ कि ये इसके अंदर एंटर कर रहा है और अंदर एंटर कर चुका है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में है। अगर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में है तो इंड्यूस्ड करंट 0 होगा। यहां और बना देते हैं तो आपको पता रहेगा थर्ड। और पता नहीं डायग्राम में शायद थोड़ा बाहर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा देना। हियर मैं मेरे डायग्राम की बात कर रहा हूं। यहां पर जो मैंने डायग्राम बनाया, इसमें इसको कंप्लीट को इसके अंदर रखा है। इन थर्ड डायग्राम आई इंड्यूस्ड इज 0। आई इंड्यूस्ड 0 होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स है इसमें। और मैक्सिमम फ्लक्स है तो हमें पता है कि इस फील्ड फ्लक्स के अंदर कितना भी घूम जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ डायग्राम की बात करते हैं। फोर्थ डायग्राम को बाहर निकाला जा रहा है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। क्या कह रहे हैं हम? फाई डिक्रीज। और हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है। अगर ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, फील्ड इनसाइड है, डिक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन क्या आएगी? मेरे हिसाब से तो क्लॉकवाइज आ जानी चाहिए। मेरी बात समझ गई कि नहीं? कैसी आ जानी चाहिए भाई? क्लॉकवाइज आ जानी चाहिए। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? क्लॉकवाइज, क्योंकि ये इससे बाहर निकल रहा है। जब ये बाहर निकल रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी सी डी दिखा देंगे। समझ आ गया? आई इंड्यूस्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है भाई? क्लॉकवाइज में ए से बी, ये मैंने पॉइंट इसीलिए लिखे थे कि आप यूं बता सको कि ऐसे जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है भाई। ठीक है भाई? तो ये हमने आपको समझाया, ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। अब हम इससे थोड़ा सा और अलग पढ़ते हैं। मैं आपको मैथमेटिकल टर्म की बात समझाता हूँ। ठीक है? काफी बार मैथमेटिकल टर्म आती है हमारे पास, तो हम उनका यूज कैसे करेंगे और क्या क्या निकलवाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सॉरी, EMI लिख रहा हूं मैं सीधा। समझ आ गया? अब मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, हमने क्या पढ़ा था बेटा? E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। बोलो, पढ़ा था कि नहीं? हमने ये कहा था कि जो इसका EMF होता है वो डी फाई अपॉन डी टी होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे।
फैराडे ने कहा था भाई। अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू लेंज ने क्या कहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, बोलो कहा था कि नहीं। अब नेगेटिव साइन इंडिकेट किसको कर रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ आ गया, मतलब जो उसके चेंज होने का अपोज करता है या अपोज द चेंज इन फ्लक्स, ये भी कह सकते हो। समझ आ गया, ये उसको शो कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है। अब मान लीजिए हम ये कहते हैं, ये क्वेश्चन अब शुरू होता है, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ कॉइल हैव एन नंबर ऑफ टर्न, इफ कॉइल हैव एन, कैपिटल एन लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब क्या है कि आपने एक कॉइल को यूं रख रखा है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया और आपने क्या कहा कि यहां हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और आप इसको v वेलोसिटी से आगे ले जा रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड भी शो करके दिखा दिया आपने। समझ आ गया। अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो क्या होगा, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ n डी फाई अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला लगाना है। समझ आ गया। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो, और E इज इक्वल टू माइनस ऑफ n फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी, ये मैथमेटिकल टर्म है। हम क्या कह देंगे, फाई टू इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स एंड फाई वन इनिशियल फ्लक्स। टी हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड। सीधा लिख सकते हैं। एन का मतलब, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ही कॉइल है, यहां पर केवल एक कॉइल है, तो हमने एक कॉइल के लिए पढ़ लिया। अगर दो कॉइल होती तो दोनों में फ्लक्स बदला ना, तीन कॉइल है तो तीनों में फ्लक्स बदला, चार है तो चारों में फ्लक्स बदला। तो मतलब हर एक का अपना अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग अलग प्रोड्यूस होगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एन टाइम्स कर दिया। ये बहुत जरूरी है। समझ आ गया होगा। और यूनिट्स तो आप जानते ही हैं, इसकी तो हम वोल्ट में ही ले लेंगे, ईएमएफ की तो फाई वन फाई टू ये तो सब आपको पता है, वेबर में होना चाहिए। टाइम पीरियड किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बताई। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूं, इफ वी टेक आर बी द रेजिस्टेंस, इफ वी टेक आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, then induced current, मैं स्मॉल आई से लिखूंगा इसको, EMF अपॉन आर, मतलब आप ये कह सकते हो डी फाई अपॉन डी टी अपॉन आर, ये भी कह सकते हो। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आप ये कह सकते हो माइनस ऑफ n डी फाई अपॉन डी टी अपॉन आर, ये भी कह सकते हो। समझ आ गया होगा। ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू होगी। उससे अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। अगला पॉइंट हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कॉइल, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द लूप। अगर लूप के अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में पूछा जाए तो क्या करोगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे वी नो I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। हम देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, आई डी टी।
दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब आई जो इंड्यूस्ड करंट है ना उसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी अपॉन आर इंटू डी टी इंटीग्रेशन। समझ आ गया होगा। अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करेंगे, अगर कांस्टेंट जा रहा था तो डी टी से डी टी कैंसिल और सिंपल आंसर आ जाएगा, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, मतलब इफ कांस्टेंट करंट पास देन टाइम से टाइम कैंसिल, देन Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन आर। ये सिंपल है, ये सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो Q इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन आर भी कह सकते हो, डी फाई अपॉन आर भी कह सकते हो, ये भी आपकी मर्जी है। इफ n इज इक्वल टू 1, अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो Q की वैल्यू ये हो जाएगी। एक एग्जांपल लेता हूं, न्यूमेरिकल है या एक आप एग्जांपल भी समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मान लीजिए मैंने ये कहा, एक डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम में मैंने ये कहा कि यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड शो किया। क्लियर, यहां मैं एक लूप बना देता हूं। क्लियर, लूप की रेडियस को मैं कैपिटल आर बता देता हूं। मैं यहां पर कहता हूं कि B इज इक्वल टू और B नॉट इंटू टी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसके नाम से समझ गए होंगे, यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जितना टाइम इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया होगा। तो अब ये कहता है एंड रेजिस्टेंस इज आर ओम। रेजिस्टेंस क्या बताया, आर ओम। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, in t naught time find E I Q induced in time t naught टाइम में आपने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जहां लिखा हुआ। मैंने ये कहा कि सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या कहेंगे भाई, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B नॉट टी इंटू पाई आर स्क्वेयर एंड कोस 0 डिग्री। सबसे पहले फाई, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा पढ़ा था कि नहीं। बी क्या है, बी नॉट टी, एरिया क्या हो गया बेटा, पाई इंटू आर स्क्वेयर, रेडियस का स्क्वेयर, और थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। सब चीज तो गिवन है, बी भी गिवन है, एरिया हमें मालूम हो गया क्योंकि रेडियस गिवन थी, और हमने ये डायरेक्ट लिख दिया। हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बी नॉट टी पाई आर स्क्वेयर। यहां तक क्लियर है। अब मैंने क्या किया, हम ई इंड्यूस्ड की बात करते हैं। ई इंड्यूस्ड क्या पढ़ा था भाई हमने, डी फाई अपॉन डी टी पढ़ा था। हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डी अपॉन डी टी, बी नॉट पाई आर स्क्वेयर इंटू टी लिख दूं। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम है, ये हमारे पास ई इंड्यूस्ड की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा जाए चार्ज इंड्यूस्ड, तो आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बेटा, ई अपॉन रेजिस्टेंस। हमने यहां लिखा हुआ है आर ओम रेजिस्टेंस है इस कॉइल का, तो हमने क्या कह दिया बेटा, बी नॉट पाई आर स्क्वेयर अपॉन स्मॉल आर। यहां पर हमारे पास क्या आ गया, आई इंड्यूस्ड, यहां लिख दिया हमने ई इंड्यूस्ड एंड आई इंड्यूस्ड, बी नॉट पाई आर स्क्वेयर अपॉन आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई चार्ज की वैल्यू बताइए।
चार्ज की वैल्यू की बात करते हैं, वी नो, मैंने क्या कहा था भाई, I इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो हमने क्या कहा था, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, आई डी टी। बोलो हो जाना चाहिए कि नहीं। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, डी क्यू का इंटीग्रेशन तो क्यू हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं भाई, बी नॉट पाई आर स्क्वेयर अपॉन स्मॉल आर इंटू डी टी इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, 0 से टी नॉट। क्या हो गया हमारे पास, बी नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन आर कॉमन आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी, अपर लिमिट पॉइंट टी नॉट, लोअर लिमिट पॉइंट 0, क्या आ जाएगा हमारे पास, बी नॉट पाई आर स्क्वेयर टी नॉट अपॉन आर रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज इंड्यूस्ड आ गया। समझ आ गया। कहीं पर मान लीजिए एवरेज वैल्यू निकलवाई जाए, वो भी काफी जरूरी है। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए, इफ फॉर एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू के लिए बात की जाए आपसे, एवरेज वैल्यू के लिए अगर बात की जाए तो हम क्या कहेंगे बेटा, ई इंड्यूस्ड हमारे पास डेल फाई अपॉन डेल टी की टर्म में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डेल फाई अपॉन डेल टी। समझ आ गया। और ई इंड्यूस्ड की बात करें तो हम क्या कहेंगे, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, हमें पता है आई इंड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, और आई इंड्यूस्ड को हम क्या कहेंगे बेटा, डेल क्यू अपॉन डेल टी इंटू आर। हो गया कि नहीं, क्योंकि आई अगर हम एवरेज निकालते हैं तो डेल क्यू अपॉन डेल टी लिखा जाएगा। क्लियर है। हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को कंपेयर कर दिया, डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल क्यू अपॉन डेल टी इंटू क्या आ गया, आर। मतलब डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, बोलो हो गया कि नहीं। तो यहां से डेल टी कैंसिल हो गया, तो डेल क्यू इज इक्वल टू हमने क्या कह दिया, डेल फाई अपॉन आर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पिछले पेज पर आप देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन आर इफ कॉइल हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स इज 1। समझ आया कि नहीं है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये सबसे जरूरी पॉइंट है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि हमारे पास एक कॉइल है, अब आपने उसको देखना है, और एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो मैं करा देता हूं इससे, और कुछ न्यूमेरिकल्स, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आप करिए, मैं आपको एक अच्छा न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, ये एक डायग्राम बना रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस एरिया के अंदर, ये न्यूमेरिकल मान लीजिए, और ये एनसीईआरटी में भी है, काफी बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, काफी बार आया हुआ है, और एनसीईआरटी भी है। देखिए मैंने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये डी डेप्थ में है, इसकी जो लाइन है, इसकी जो लेंथ है, डी लेंथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है। सबसे पहले ये कहता है कि आपके पास एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप जिसकी जो साइड है वो ए है। आपके पास ये क्या है, स्क्वायर लूप। अब क्या कहा जाता है, ये स्क्वायर लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर कर रही है, और ये स्क्वायर लूप इसमें कंप्लीट में एंटर करके बाहर भी निकल रही है, यहां से बाहर भी जा रही है यू, और ये कंप्लीट यहां से एग्जिट हो जाती है। समझ आ गया होगा। v वेलोसिटी से एंटर करती है और v वेलोसिटी से ही यहां से बाहर निकल जाती है। ये कहता है कि आपने यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, करंट की वैल्यू बतानी है, और आपने इस टाइम को t इज इक्वल टू 0 से शुरू करना है। टाइम को कहां से शुरू करना है, t इज इक्वल टू 0। यहां पर मैं बता देता हूं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। समझ आ गया होगा। आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं क्या फाइंड आउट करना है।
ई आई, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर ओम बता दिया जाता है। तो आई आप निकाल दोगे, चार्ज निकालना है। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, ड्रॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टी ग्राफ। टाइम के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे जरूरी है। तो देखिए जैसे ही ये लूप इसके अंदर एंटर करेगी, मान लीजिए ये लूप यहां आ जाती है, तो लूप का डायग्राम तो बदल ही जाएगा। लूप यहां पहुंच गई भाई, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी एंटर करी है, ये वाली डिस्टेंस क्या है? अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो मैं कह देता हूं, मान लीजिए टी टाइम में ये यहां पहुंच गई, तो इस डिस्टेंस को वीटी बता सकता हूं मैं, बोलो बता सकता हूं कि नहीं? इस डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, बोलो कह सकते हैं कि नहीं? और दूसरा पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हम बात करते हैं कि अगर ये कॉइल कंप्लीट एंटर करेगी तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पहला पॉइंट, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। इफ कॉइल enters the magnetic field till complete, ये कॉइल एंटर कर रही है, जब तक ये कंप्लीट एंटर करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज। मैंने केवल ये कहा है कि ये जब तक कंप्लीट एंटर करेगी ना, यहां तक पहुंच जाएगी, ये ए यहां आ जाएगा, एंटर हो गई कंप्लीट, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, समझ आ गया होगा। और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। विच इज कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट होगा भाई। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात भी कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं, और आपसे ये भी कह दिया जाता है, और फाई टी ग्राफ, ये भी आप शो करिए, दोनों ही शो करने हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपने क्या कहा, ग्राफ यहां से शुरू कर देता हूं। सबसे पहला फाई, और इधर मैंने ले लिया टी, ठीक है। अब जब मैं इसको इसके अंदर एंट्री करा रहा हूं, तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मेरे हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना ये इसके अंदर एंटर करेगी, अभी तो जीरो है, जितना ये इसके अंदर एंटर करेगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ जाएगा, और यहां तक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा जब तक ये पूरी एंटर कर जाएगी। पूरी एंटर करेगी तो इसका टाइम क्या है बेटा? वेलोसिटी v है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? a, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मतलब a अपॉन v सेकेंड तक मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। a अपॉन v सेकेंड तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ आ गया? यहां तक मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। अगर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो मेरे हिसाब से यहां पर जो ये एंगल है ये सेम है, तो डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है? वी नो। ई इज इक्वल टू क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी होता है, विच इज इक्वल टू टेन थीटा। बोलो, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। बोलो होगा कि नहीं? तो यहीं पर हम एक ग्राफ और बना देते हैं, और बेटा माइनस भी होता है। यहां कह दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां क्या कह दिया? टाइम। अब ये होगा कांस्टेंट, जो भी वैल्यू होगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और कहां तक नेगेटिव आएगी कांस्टेंट? a बाई वी तक आएगी नेगेटिव।
समझ आ गया, A बाई V। कोई प्रॉब्लम है? कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है, हमें पता है कि नेगेटिव होगा, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब ये पूरी एंटर कर चुकी है इसके अंदर, कंप्लीट जब एंटर कर चुकी है इसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए यहाँ फ्लक्स निकालना भी चाहते हो तो आप क्या कहोगे, फाई इज इक्वल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया क्या हो जाएगा बेटा, मेरे हिसाब से ए मल्टीप्लाई बाई वी टी। बोलो होगा कि नहीं भाई? देखो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, एंट्री करी थी, तो वी टी मल्टीप्लाई बाई ये वाली स्क्वायर है, तो ये क्या है, ए, तो ए मल्टीप्लाई बाई वी टी हो गई, एरिया हो गया, और कोस तो 0 है ही, कोस 0 डिग्री, तो ये आपके पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? जब ये कंप्लीट एंटर कर जाएगी तो वी टी इज इक्वल टू अपने आप ए हो जाएगा। तो टाइम पीरियड तो वेरिएबल है ना, तो हम तो टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, टी जितना बढ़ता जाएगा ये उतना बढ़ता चला जाएगा टिल कंप्लीट एंटर। समझ आ गया? जैसे ही ये कंप्लीट एंटर हो गया, हम क्या कहेंगे, फ्लक्स इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम उसके बाद बढ़ेगा ही नहीं। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक ये यहां से मूव करके यहां तक ना आ जाए, मतलब ये यहां ना पहुंच जाए, ये स्क्वायर यहां तक पहुंच जाए। मतलब हम क्या कहेंगे, डी डिस्टेंस ट्रेवल करिए ना, तो डी बाई टी टाइम तक डी बाई वी टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, मतलब आगे फ्लक्स कांस्टेंट है, और फिर ये बाहर निकलना शुरू होगा, वेलोसिटी वही है, तो जिस रेट से बढ़ा था उसी रेट से डिक्रीज हो जाएगा ग्राफ। मेरी बात समझ आ गई? तो जहां पर हमारा ये ग्राफ ओ ए बी सी, यही ग्राफ है, ए से बी फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। कहां तक नहीं होगा ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने क्या बताया, d/v तक प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगेन प्रोड्यूस होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव होगा। जितना यहाँ प्रोड्यूस हुआ था उतना ही यहाँ प्रोड्यूस होगा, और ये जो वैल्यू आएगी टाइम की, ये क्या आ जाएगी, d+a/v। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट बाहर निकलेगा तो इसकी लेंथ कितनी है, a है ना, और ये कंप्लीट d को पार करके आए, d+a क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी, ये टाइम पीरियड होगा। इसी तरह से हम क्या कह देंगे, φ2 फ्रॉम a to b इज कांस्टेंट, और वो क्या हो जाएगा, φ2 इज इक्वल टू b इंटू एरिया स्क्वायर हो गया। अगेन φ3 डिक्रीज होगा, b इंटू ए मल्टीप्लाई बाई v इंटू, और वो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से टाइम शुरू होगा, d बाई वी से शुरू होगा, और कहां तक जाएगा, d+a/v तक। समझ आ गया? तो वो डिक्रीज होगा और वो टाइम पर डिपेंड करेगा। मीन्स हम क्या लिख देंगे, d+a/v माइनस d/v। क्लियर है? तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया, और ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। आपसे पूछा जाए कि करंट भी बताइए, तो करंट क्या होगा, आपके पास I होगा, और करंट की वैल्यू अगर आपके पास I है, करंट की वैल्यू I इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास कांस्टेंट है, वो वैल्यू हम वैसे निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं, cos 0 1 हो गया, E इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो d/dt, ये क्या हो जाएगा, BA इंटू VT। बोलो हो गया कि नहीं? उसके बाद t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, BAV। क्लियर है? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, करंट निकालना है तो BAV/R रेजिस्टेंस हो गया, I आ गया तो dq/dt निकाल सकते हो। वही सेम प्रोसेस है जो हमने आपसे पढ़ा दिए हैं, पहले भी पढ़ा दिए हैं, वही प्रोसेस आपने लगाने हैं। ठीक है भाई? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वो आप एक बार करके देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी बार सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, काफी बार सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। अगली क्लास में हम मोशनल ईएमएफ कराएंगे, और अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हुई इस पर तो ये प्रॉब्लम्स भी लेंगे। थैंक यू।